गरीब गंजी बेटी की शादी। शहर की प्रसिद्ध एक महिला कलेक्टर की शादी की सालगिरह थी। उनका घर पूरी तरह से सजा हुआ था। मेहमान एक एक करके आ रहे थे और उनको बधाइयां दे रहे थे। तभी गेट पर एक काले रंग की कार आकर रुकी और उसमें से एक सूट बूट पहने एक लड़का निकला। उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। वो सीधा कलेक्टर और उसके पति के पास गया और उनको गुलदस्ता भेंट किया। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो नीता, और तुम्हें भी विक्रम। कुणाल, तुम यहाँ? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। विक्रम को मैंने ही इनवाइट किया है। वेलकम विक्रम, एंजॉय दी पार्टी। फिर विक्रम कुणाल को बाकी मेहमानों से मिलाने ले गया। उस रात कुणाल को अपने घर देखकर नीता के मन में जितनी उथल पुथल मच रही थी, उससे कहीं ज्यादा नीता को अपने सामने देखकर विक्रम के मन में मच रही थी। कुणाल को मेहमानों से मिलने के बाद विक्रम नए आने वाले लोगों के स्वागत के लिए बाहर चला गया था। कुणाल अकेला एक टेबल पर खाली बैठा हुआ था। उसके दिमाग में पुरानी बातें रह रह कर चोट मार रही थी कि सब कुछ ये हंसता खेलता संसार उसका हो सकता था। विक्रम की जगह आज वो हो सकता था, मगर लालच की भूख ने उसे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया था जहां उसके हिस्से में सिर्फ अकेलापन और तन्हाई थी। विक्रम मानो अपनी पुरानी यादों में खो सा गया। बात कई सालों पुरानी है। कुणाल, विक्रम और नीता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कुणाल शहर के जाने माने सेठ हरीशचंद्र का बेटा था, तो वहीं नीता के पिता एक मामूली क्लर्क थे। विक्रम के माता पिता का काफी पहले ही देहांत हो चुका था। वो छोटी मोटी नौकरियां कर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालता था। कुणाल और नीता एक दूसरे से प्यार करते थे। नीता को बचपन से ही बाल झड़ने की समस्या थी। उसके सर पर नाम मात्र के ही बाल मौजूद थे। फाइनल ईयर के एग्जाम होने वाले हैं, इसके बाद कॉलेज खत्म हो जाएगा। क्या तुमने अपने पापा से शादी की बात की? उन्हें बताया कि नहीं? उनकी होने वाली बहू गंजी है। इस पे बात क्या करना, मेरी पसंद मेरे पापा की पसंद है। और वैसे भी मैंने तुम्हारी शक्ल से नहीं, तुम्हारी सीरत से प्यार किया है। और मैं इस रविवार अपने पापा के साथ आ रहा हूँ तुम्हारा हाथ मांगने। सच? और नहीं तो क्या, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। कहीं तुम्हारे पिता मेरे गंजेपन के वजह से शादी को मना तो नहीं कर देंगे, या फिर शादी के बाद मेरी पढ़ाई बंद तो नहीं हो जाएगी? तुम तो जानते हो ना कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। ऐसा कुछ नहीं होगा। शादी के बाद तुम मन लगाकर तैयारी करना, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अब तो नीता बेसब्री से रविवार का इंतजार करने लगी। रविवार के दिन तय समय पर कुणाल और उसके पिता सेठ हरीशचंद्र एक चमचमाती कार से नीता के घर पहुँचे। नीता के पिता उनके स्वागत करने के लिए दरवाजे पर ही खड़े हुए थे। उनके आने पर नीता के पिता रमेश जी उन्हें अंदर लेकर आए। उनका मामूली सा घर देखकर सेठ हरीशचंद्र ने अपना नाक मुंह सुकड़ना चालू कर दिया। अरे ये किस गरीब लड़की के घर लेकर आया है ये बेवकूफ लड़का। घर की हालत देखकर तो यही लगता है कि ये बिल्कुल पट्टी चर हैं, और यहाँ से मुझे दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। चाय नाश्ता करने के बाद रमेश जी, जरा लड़का लड़की को आपस में बातें करने दीजिए। और आप जरा मेरे साथ बाहर टहलने चलिए। फिर हरीशचंद्र और रमेश जी बाहर टहलने निकल गए। ये तुम्हारे पिता मेरे पापा को बाहर लेकर क्यों गए? कहीं तुम्हारे पिता मेरी शिकायत तो नहीं करेंगे कि लड़की दिखने में ऐसी है वैसी है? लड़की के सर पे तो बाल ही नहीं है। वैसे तुमने मेरे बारे में पापा को बता दिया था ना? कुणाल इस बात पर कुछ नहीं बोला और बस मुस्कुरा दिया। देखिए रमेश जी, कुणाल मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से करना चाहता हूँ। वहीं आपकी बेटी के सर पर तो बाल ही नहीं है। खैर, फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन इस शादी के लिए मेरी एक शर्त है। हरीशचंद्र जी, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए हर शर्त मानने को तैयार हूँ। तो ठीक है, तो आप शादी में 20 लाख रुपए का प्रबंध कर लीजिएगा और बाकी जो आप अपनी बेटी को देना चाहे वो दे दीजिएगा। हरीशचंद्र जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और फिर भी अगर कोई मुझसे भूल हो जाए
तो क्षमा कर दीजिएगा। थोड़ी देर टहलने के बाद हरिश्चंद्र जी और रमेश अंदर आए। रमेश जी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। रमेश जी, रिश्ता तो हमें मंजूर है, पर मेरी बात का आप ध्यान रखिएगा, जो बाहर मैंने आपसे कही है। इसके बाद शादी की तारीख तय करके हरिश्चंद्र और कुणाल वहाँ से चले गए। क्या हुआ पिताजी, आप बड़े घबराए हुए से लग रहे हैं। कुछ नहीं बेटी, बस थोड़ा दुखी था कि तू मुझे छोड़कर चली जाएगी। दिन बीतते रहे और आखिर में शादी की तारीख भी आ गई। शादी वाले दिन सभी मेहमान पहुंच गए। विक्रम को भी शादी का निमंत्रण मिला था, वो भी वहां आया। नीता दुल्हन के लिबास में सजी धजी मंडप में आई और कुणाल पहले से ही मंडप में बैठा था। फेरों का समय हो रहा था कि तभी नीता की नजर हरिश्चंद्र जी और अपने पिता रमेश जी पर पड़ी। फिर रमेश जी ने अपनी पगड़ी निकालकर हरिश्चंद्र जी के कदमों में रख दी। हरिश्चंद्र पगड़ी को लात मारता हुआ चिल्लाया, जब पैसे ही नहीं थे तो अपनी हैसियत के हिसाब से लड़का देखना चाहिए था ना। मैंने तो उसी दिन कह दिया था कि 20 लाख से एक भी पैसा कम नहीं लूंगा। और आज तुम कह रहे हो कि सिर्फ 12 लाख ही इंतजाम हो पाया है। हाँ, अरे मेरे बेटे के लिए तो कई रिश्ते आ रहे हैं जो 50 लाख तक देने के लिए तैयार हैं। वो तो मेरा बेटा तुम्हारे इस गंजी बेटी से प्यार करता था, इसीलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। लेकिन अब ये शादी नहीं हो सकती। देखिए ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरी बेटी को सबके सामने बदनाम ना कीजिए। मगर हरिश्चंद्र ने कुछ नहीं सुना और अपने बेटे कुणाल से कहा, कुणाल, उठ मंडप से, अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। हाँ। अपने पिता के सामने कुणाल की बोलती बंद थी। वह चुपचाप उठ गया और इस तरह कुणाल को उठता देख नीता का जैसे दिल ही रो पड़ा। प्यार के इतने बड़े बड़े वादे करने वाला आज एक ही झटके में सारे रिश्ते तोड़कर जा रहा था। भरे हुए गले से नीता सिर्फ इतना ही कह पाई, कुणाल तुम भी। इसके बाद नीता की आंखें भीग गई और वह कुछ भी नहीं कह पाई। हरिश्चंद्र कुणाल और बाकी बारात के साथ वापस लौट गया। बेटी धीरज रखो, मैं एक बार फिर से हरिश्चंद्र जी से बात करूंगा, उनके हाथ पैर जोड़ूंगा, उन्हें मनाऊंगा। नहीं पिताजी, अब उस लालची बाप बेटे से हमें कोई बात नहीं करनी है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कुणाल और उसके परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। मैं जानती हूँ पिताजी कि ये सब पैसों के लालची हैं। उनके सामने प्यार और जज्बात की कोई अहमियत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि मैं अब अपना सपना पूरा करूँगी और IAS बनूंगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, और इस सपने को पूरा करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा नीता। नीता और रमेश ने मुड़कर देखा तो वहाँ विक्रम खड़ा हुआ था। विक्रम तुम? हाँ नीता, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारे इस गंजेपन को भी स्वीकारूंगा, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। नीता के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने सर झुकाकर हामी भर दी। फिर क्या था, उसी मंडप में सारे विधि विधान से नीता और विक्रम की शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही सालों बाद नीता IAS बन जाती है और उसके बाल भी दूसरे औरतों की तरह घने हो जाते हैं। सालगिरह की पार्टी में विक्रम की आवाज से कुणाल का ध्यान भंग होता है। कहाँ खोए हो कुणाल, चलो खाना खाते हैं। कुणाल बुझे मन से कहता है, काश मैंने उस दिन थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो आज ये प्यारा सा संसार मेरा होता। गलती मेरे पापा की नहीं थी, जो उन्होंने लालच किया था। गलती तो मेरी थी जब मैं उनके लालच के आगे हार गया। मगर अब पछताने से क्या होगा। अब जिनके नसीब में प्यार होता है उन्हें आखिर मिल ही जाता है, और जो पैसों के आगे प्यार को अहमियत नहीं देते उन्हें अकेले ही सारी जिंदगी काटनी पड़ती है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा कि पाप से करो परहेज, मत मांगो शादी में दहेज।